हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम, और आपकी आवाज आ रही है। ओके, तो ये सिर्फ वीडियो भी है, इसमें ऑन करनी है या जस्ट ऑडियो है? मैम जस्ट ऑडियो है आपकी। तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूं? मतलब ऑडियो तो ऑन है, वीडियो ऑन करनी है? मैम इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप इजी फील करें तो। नहीं, बिल्कुल, इसमें क्या बात है। स्टार्ट करें क्लास? ओके, तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एडवोकेट राउरूस राजपूत फ्रॉम हैदराबाद। और जो मेरी प्रैक्टिस है वो क्रिमिनल लॉ पर है। बेसिकली मैं काम करती हूँ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर पाकिस्तान में। और जो मेरा ताल्लुक है वो ऑर्गेनाइजेशन है इनोवेटिव यूथ फॉर कॉम्पिटेंस। उनकी मैं डायरेक्टर हूँ फॉर लीगल अफेयर्स। और बेसिकली मेरा जो काम है वो है ही जुवेनाइल पर। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऑब्वियसली जुवेनाइल सिस्टम जो है वो आपका प्रोसीजर ही है एक, और क्रिमिनल लिटिगेशंस के हवाले से है। इसलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी आवाज़ काइंडली सबको आ रही है तो मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा ताकि यस मुझे मैम, इजी। यस आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट को। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये बेसिकली इसको बनाने का मकसद क्या है। हमारे पास बहुत सारे कानून जो हैं वो अवेलेबल है। कुछ एक्ट्स की शक्ल में है, कुछ ऑर्डिनेंस की शक्ल में है, और कुछ हमारे पास ऑर्डर्स की शक्ल में है। डिफरेंस क्योंकि सब लॉ के स्टूडेंट हैं, मे भी सबको मालूम हो, लेकिन अगर नहीं पता तो भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारा सिस्टम है वो पार्लियामेंट सिस्टम है। सेनेट पे और नेशनल असेंबली पे जो है वो बेस करता है। तो जो आपका एक्ट होता है वो कॉडिफाइड होता है, यानी कि वहां पर जो बेसिक सेक्शंस होते हैं, जो लॉ होता है वो पार्लियामेंट के थ्रू होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर ही हमारा लॉ बनाती है। तो जब एक्ट होता है तो वो एक प्रोसीजर से गुजरता है, 21 डेज का एक सेशन, एक जो पूरा प्रोसीजर होता है कि जब हम पार्लियामेंट को कॉल करते हैं तो 21 डेज पहले हमें क्या देना होता है, उन्हें नोटिस देना होता है। और उसका एक प्रोसीजर होता है, जब उन प्रोसीजर से, उन मरहल से कोई भी लॉ गुजरता है तो वो एक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जे जे एस ए कहते हैं, उससे पहले जो हमारे पास कानून था हम उसको समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये क्लियर कट बात की गई है। अगर आप आर्टिकल 25 को देखते हैं या आर्टिकल 35 को देखते हैं, क्लॉज 3 में ये बात बताई गई है कि जुवेनाइल के लिए, यानी कि जो चिल्ड्रन के लिए प्रोटेक्शन है या जो चिल्ड्रन के राइट्स पे बात की जाएगी वो उसमें आर्टिकल में की जाएगी। लेकिन वो नाकाफी था, क्योंकि वहां पे कहा गया कि कानून इनके लिए बनाया जाएगा, तो वो नाकाफी था। जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और उस टाइम वो प्रेसिडेंट थे, तो वहां पर उन्होंने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था जो कि हमारा था AJS, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। वो उन्होंने जो है वो प्रोमलगेट किया था, और उसका जो मकसद था वो ये था कि सबसे पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में तो बात आ गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन
लॉ हो नहीं रहा था बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए या बच्चों के राइट्स के लिए। इसलिए क्या किया गया कि CRC, चिल्ड्रन राइट्स के लिए एक कन्वेंशन हुई बाय द यूएनओ कि हम एक कानून ऐसा बनाएंगे जो बच्चों के राइट्स पे और बच्चों के प्रोटेक्शन पे काम करेगा। तो क्या हुआ कि जब हमारी कंट्री पे भी ये प्रेशर हुआ कि हमें भी ऐसा कोई लॉ डेवलप करना चाहिए, तो फिर क्या हुआ था कि एक ऑर्डिनेंस पास किया था। और ऑर्डिनेंस की जो मयाद होती है वो तकरीबन 4 मंथ्स के लिए होती है, जो कि प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है। और ये कब होते हैं ऑर्डिनेंस? जब या तो हमारी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती या हमारी पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है। तो हमारे मुल्क के, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करें जिसमें वो कोई भी कानून, क्योंकि इमरजेंसी है, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्ट होता है हमारा जब बनता है तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है। जब मुशर्रफ साहब आए तो जाहिर है असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया था, उस वक्त आपकी असेंबली सेशन में नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी में एक ऑर्डिनेंस पास किया। जो ऑर्डिनेंस हमारा था JJSO, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। लेकिन उसको रिपील किया गया। लाहौर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ लाहौर की PLD 15, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा जाएगा, वहां पे लिखा गया है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये हमारे लिए इतना सफिशिएंट नहीं है कि इस पर हम अपने जुवेनाइल्स के लिए काम कर सके, क्योंकि काफी सारी चीजें थी जो वहां पर बताई ही नहीं गई थी। लॉ के अंदर हम जब भी लिटिगेशंस में जाते हैं तो ऑब्वियसली उस लॉ के तहत ही जाते हैं जो लॉ हमें बताता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो हमारा है वो एक प्रोसीजर है, नो डाउट एक स्पेशल लॉ है, लेकिन है प्रोसीजर। सब्सटेंटिव लॉ आपका नहीं है। सब्सटेंटिव लॉ हमारे पास कौन सा है? पाकिस्तान पीनल कोड हमारे पास मौजूद है जो कि सब्सटेंटिव लॉ है। अब हम बात करते हैं कि जो हम हर बार कहते हैं कि जुवेनाइल है, जुवेनाइल सिस्टम ऑर्डिनेंस है, जुवेनाइल सिस्टम एक्ट है। अगर हम जुवेनाइल की बात करें तो ये वर्ड है क्या? जुवेनाइल का मतलब है लेस देन 18 ईयर्स, यानी कि कोई भी ऐसा यूथफुल ऑफेंडर जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो जुवेनाइल के जमरे में आता है। अब सवाल उठता है, इसका मकसद है कि जब बच्चा 2 साल का है तो वो भी जुवेनाइल कहलाएगा, अगर वो 4 साल का होता है तो भी कुछ जुवेनाइल कहलाएगा। तो इसके लिए हम अगर सेक्शंस देखें अपने, जो PPC में हमें बताई गई है एज, वो हमें बताई गई है कि 7 साल से, जो 7 साल तक का बच्चा होगा, अगर वो कोई भी क्रिमिनल लिटिगेशन में मुलव्वस हो जाता है, उससे कोई क्राइम हो जाता है, तो वो क्राइम नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पर अपने इन्फेंसी के दौर में है, उसे नहीं मालूम कि उसने क्या किया है, इसलिए यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया। लेकिन CRPC जो कि हमारा प्रोसीजरल लॉ है, जो कि हमारे सब्सटेंटिव लॉ को कलेक्ट करता है, उसे सपोर्ट करता है, जिसके तहत हम अपनी तमाम कार्रवाई जो क्रिमिनल लॉ की है हम किसके तहत करते हैं? CRPC के तहत करते हैं। सब्सटेंटिव लॉ में हमारी पनिशमेंट्स डिफाइन होती हैं, लेकिन जो प्रोसीजर होता है कि कौन सी कोर्ट्स होंगी, कहाँ पे जाएंगे, किस तरीके से आपका मैटर चलेगा, वो सारा हमारा CRPC यानी कि क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ हमें बताता है 1898। इसमें अफसोस की बात है कि अभी तक हमारी अमेंडमेंट नहीं हुई है, जबकि अगर हम इंडिया का देखते हैं CRPC तो वो 1973 का है, उन्होंने अमेंडमेंट काफी हद तक कर ली है। CRPC में आपको कुछ सेक्शंस बताए गए हैं, जो कि सेक्शन है 299B, और सॉरी 29B, 399, 497 सब क्लॉज 1। जब हम बात करते हैं जुवेनाइल की, कि अगर जुवेनाइल से कोई ऐसी खता हो जाती है, कोई ऐसा ऑफेंस हो जाता है, तो क्या उसे उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे कि हम अपने मेजर ऑफेंडर्स को डील करते हैं? क्या उसके लिए वही सेम कोर्ट्स होंगी? क्या वही ट्रायल प्रोसीजर होगा? इस पे जब हमारी बात आती है तो इस बात को डिफाइन नहीं किया गया CRPC में। CRPC में जो हमें बताया गया 29B में, वो ये बताया गया कि बेसिकली जो जुवेनाइल को डील करेगा वो कौन से ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट्स होंगे जो कि इसे डील करें। तो वहां पर साफ लिखा गया है कि जुवेनाइल को डील करने के लिए जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे वो उसको डील करेंगे, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उन्हें एम्पावर किया गया हो इस जुवेनाइल मैटर्स को चलाने के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि ये एक स्पेशल लॉ है। तो इसी हवाले से उन्हें प्रोविंशियल जो हमारी गवर्नमेंट है
वो एम्पावर करती है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 29B कि वो जुवेनाइल के केसेस चला सकते हैं। जब हम बात करते हैं 399 सीआरपीसी की, तो उसमें हमें एक एज डिस्क्राइब की गई है कि जुवेनाइल की जो एज होगी वो 16 ईयर्स होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक जुवेनाइल है, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि 2 साल का है, 3 साल का बच्चा है, वो भी जुवेनाइल ही कंसीडर होगा। तो अगर वो सारे जुर्म करता है, तो क्या हम ये माने कि पीपीसी ने ये कहा है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा जुर्म करता है तो वो जुर्म नहीं होता? लेकिन यहाँ पे 399 में सीआरपीसी में मौजूद सेक्शन ने हमें बताया कि जो बेसिकली एज होगी जुवेनाइल की वो 16 ईयर्स होगी। पाकिस्तान में हमेशा जुवेनाइल पर एक डिबेट रही है कि बेसिकली जुवेनाइल की जो एज है वो क्या होनी चाहिए। इसीलिए इसको क्लियर करने के लिए जुवेनाइल एक्ट में हमें उसकी एक एज बता दी गई, हमें क्लियर कर दिया गया। जब भी आपसे कोई पूछे कि जुवेनाइल की जो एज होगी वो क्या होगी, तो आप हमेशा उन्हें जवाब देंगे कि उनकी जो एज होगी वो 10 to 18 ईयर्स। ये जुवेनाइल एक्ट में मौजूद है, अगर आप 2018 पढ़ेंगे। जुवेनाइल सिस्टम जो हमारा जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018, उसमें आपको पूरी डेफिनेशंस के साथ आपको बताया गया है कि जो जुवेनाइल की जो एज है वो 10 to 18 ईयर्स है। जबकि आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपका पीपीसी कहता है कि वहां पे एज 16 होनी चाहिए, आपका सीआरपीसी ये कहता है कि 16 होनी चाहिए। अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम में प्यूबर्टी का सिस्टम है कि एक एज में जब बच्चा अपनी प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो फिर उसके ऊपर क्या होगा, कोई भी कानून अप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ शर्त रखी गई, वही सेम चीज कानून में भी रखी गई। हम अपने इर्द गिर्द अगर बच्चों को देखें, कुछ डिस्क्रिशन हैं जो कि कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया। डिस्क्रिशन क्या है कि अगर एक 10 साल का बच्चा या एक अबव ईयर्स का कोई भी जुर्म करता है तो उसमें क्या, सॉरी, अगर कोई 10 साल का बच्चा जुर्म करता है तो उसकी मेंटल कंडीशन को हमें देखा जाएगा। कोर्ट डिस्क्राइब करेगी, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो देखेगी कि आया वो बच्चा इस काबिल है, क्या उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि वो एविडेंस दे सकता है, क्या उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि जब उसने वो जुर्म किया उसे पता था कि उसने क्या जुर्म किया। ये कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं जो कोर्ट के ऊपर छोड़ दी गई हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि अगर कोई बच्चे ने कोई भी ऑफेंस किया और कोर्ट अगर एम्पावर है, अगर उसके ऊपर ये डिस्क्रिप्शन है, ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो देखे। हम अपने इर्द गिर्द अगर देखते हैं कि कोई 15 साल का बच्चा है लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसे मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। कुछ हमारे बच्चे ऐसे हैं, आप अपने घरों में देखें या आसपास देखें या रिलेटिव्स में देखें या स्कूल्स में कॉलेजेस में देखें कि वो अपनी एज से बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, वो इस काबिल होते हैं कि वो एविडेंस दे सकते हैं कोर्ट को। तो यहाँ पे बात एक डिफरेंट हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की, तो वहां पे जो हमें एज बताई गई है जुवेनाइल की वो 18 ईयर्स, यानी कि लेस देन 18 ईयर्स तक जो अगर बच्चा कोई भी ऑफेंस करता है तो उसे किस तरह से डील किया जाएगा। हमारे यहाँ तकरीबन 1500 से 2000 जुवेनाइल्स इस टाइम अंडर ट्रायल हैं, और इससे ज्यादा भी इसकी तादाद हो सकती है, काफी ज्यादा अंडर ट्रायल है। लेकिन एक बच्चे के साथ डीलिंग, इम्पॉर्टेंट ये है कि एक बच्चे को क्या उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जिस तरह से आपके मेजर ऑफेंडर्स को ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर सिस्टम हमारा बना, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ने हमें ये क्लियर किया, जिसके 24 सेक्शंस है, क्योंकि 25 सेक्शन में वो ऑर्डिनेंस रिपील के बारे में आपको बता रहे। तो यहाँ पर कुछ कमेटीज को तश्कील दिया गया जुवेनाइल्स के लिए। और एक चीज जो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वहां पे आपको दिखेगी कि अगर कोई बच्चा, कोई भी जुवेनाइल अगर कोई क्राइम करता है तो उसके ऊपर एक डिफेक्टिव क्लास लग जाती है कि वो अब अपनी ताउम्र किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम्स में नहीं बैठ सकता। यानी कि उस बच्चे की नादानी या उसका किया गया ऑफेंस उसको इस लाहे अमल तक ले जाए कि उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाए। उससे बेहतर है, ये कहा गया जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में, कि आप कमेटी तश्कील दें और डाइवर्जन का रास्ता कोई निकाले। उस डाइवर्जन के रास्ते के लिए ये कहा गया कि जो विक्टिम है और जो अक्यूज्ड है
उन दोनों को बिठाया जाए आपस में, उनके गार्जियंस को बिठाया जाए, जो नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए, और फिर जो भी सिस्टम आपका बनता है आपस में, जो कमिटीज होती हैं, उनके थ्रू आपकी जो प्रॉपर एक चीज चल रही है कि अगर ये नुकसान ये पूरा हो जाता है तो कोर्ट तक ले जाने की उस मैटर को जरूरत ना पड़े। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट तक वो जुवेनाइल का जो ऑफेंस है अगर वो चला जाता है, तो उसका पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, कहाँ कौन सी कोर्ट में जाएंगे, क्या जुवेनाइल को बेल मिल सकती है या नहीं, ये तमाम चीजें आपके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में दी गई है। ये एक बहुत छोटा सा एक्ट है, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल है। हम जब भी स्पेशल लॉज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्पेशल लॉ हमेशा सुपरसीड करता है जनरल लॉ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी हम एज के बारे में जिक्र करेंगे जुवेनाइल की, तो हम लेस देन 18 ही उसको देखेंगे, 10 टू लेस देन 18 ईयर्स। और अगर 10 साल से कम उम्र का बच्चा कोई जुर्म करता है तो वो डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट्स में भी आएगा, या उसको तो जुर्म माना ही नहीं जाएगा। अगर हम सेक्शंस पीपीसी पे पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। कभी होता है कि इन्फेंसी के दौर में वहां भी ये लिखा गया है कि जो बच्चा है वो इन्फेंट, अपने इन्फेंट प्रोसीजर में है, तो वो अगर कोई भी जुर्म करता है वो जुर्म नहीं होता। मैजिस्ट्रेट कौन चलाता है सीआरपीसी के थ्रू अगर हम देखें, जब हमारा ऑर्डिनेंस था तो उसके तहत जो लाहौर हमारी हाई कोर्ट थी ऑनरेबल पीएलडी, जो मैंने आपको बताया, ये आप लिख भी सकते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, अच्छी जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की, पीएलडी 2005 पेज नंबर 15। वहां ये कहा गया कि जो आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस है बेसिकली वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनरीजनेबल है और इनएप्लीकेबल है। वो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया ही नहीं गया था। फिर बात, अब जब ये एक्ट तैयार हो गया और इस एक्ट में तमाम चीजें आपको बता दी गई, तो ये भी बताया गया कि ऑर्डिनेंस और एक्ट का भी मैंने आपको डिफरेंस बताया है। फिर उसके बाद जुवेनाइल कोर्ट्स को बना दिया गया। अब एक जो बच्चा है जो जुवेनाइल है, क्या उसके साथ वैसा ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते जिस तरह हम अपने मेजर ऑफेंडर्स के साथ करते हैं। जैसे कि फैमिली लॉ में अगर हम देखते हैं तो वहां हम हमेशा जब भी बात करते हैं बच्चों की वेलफेयर के बारे में बात करते हैं कि उनकी जहाँ पे वेलफेयर होगी वो बच्चा उस माँ के पास रहेगा या तो बाप के पास रहेगा, वहां पे वेलफेयर देखी जाती है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट में हमेशा हम बच्चे की सिक्योरिटी और सेफ्टी देखते हैं। बच्चे जुर्म क्यों करते हैं, डेलिक्वेंसी पे इनकी बात की गई है जुवेनाइल की, कि क्या वजह है कि बच्चे जुर्म करते हैं। बच्चे देखें काफी तरीकों से जुर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर ठीक नहीं है तो भी वो जुर्म कर सकते हैं, वो चोरी भी कर सकते हैं, वो डकैती भी कर सकते हैं, मे बी वो मर्डर भी कर सकते हो। इसके अलावा उनकी साइकोलॉजी को देखा गया कि आजकल जो हमारे ये तो बहुत सारे आपको पुराने जो है वो नेट पे भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप न्यू चीजों को ट्राई करें और लिखें, खुद से भी लिखें 15 कॉजेज, वो कॉजेज के बच्चे जुर्म क्यों करते हैं, तो आपका एक अच्छा सा असाइनमेंट तैयार हो जाएगा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पे कि बच्चों की साइकोलॉजी जो है वो आज के दौर में अगर देखा जाए तो वो कुछ ऐसे गेम्स हैं जो कि उन्हें वायलेंट बना देते हैं। पबजी बहुत ज्यादा आजकल इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ पॉलिटिकल लेवल पे चले जाते हैं, कुछ जो है वो आप मूवीज को अगर देखें, इंडियन मूवीज अगर आप देखें वहां से वो सीखते हैं। कुछ आपके घरों में ऐसी चीज हमारे होती हैं कि जहां से बच्चा पिक करता है उन चीजों को, तो उसकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है कि वो बच्चा, कभी आप देखें मेरे बहुत सारे इस तरह से बच्चों से बातें हुई हैं तो वो ज्यादातर अ, उनको ये शौक है कि वो राज करे। क्यों? क्योंकि वो मूवीज में देखते हैं कि कोई डॉन्स हैं या कोई ऐसे इंसान है जो कि अ, एक प्रॉपरली वेपन्स के साथ है और वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है, तो उन्हें ये लगता है कि वो कानून को भी ये समझ लें कि वो शिकस्त दे सकते हैं और एक राज करने का एक यहाँ का उनकी साइकोलॉजी का सिस्टम है। इसके लिए रिहेबिलिटेशंस भी हमारे यहाँ बनाई गई हैं और ये भी कहा है इस एक्ट में ही, जो सबसे अच्छी चीज है वो ये भी कही गई है कि आप अगर तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है तो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाए, और अगर ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस कोई ऐसी हैं जो कि जुवेनाइल पे काम कर रही हैं तो उन्हें लाइसेंस दिया जाए इस चीज का कि वो बच्चों को सपोर्ट कर सकें और उनकी बेहतर तरबियत कर सकें। बनिस्बत उन्हें कि जेल में भेज दिया जाए
जेल में जाने से क्या होगा कि बच्चे की साइकोलॉजी पर मजीद असर पड़ेगा। वहां ऐसे भी ऑफेंडर्स होंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होंगे, तो बच्चा जो है अपनी वो साइकोलॉजी के तहत उनके साथ अगर रहेगा तो वो उनके जैसा ही बन जाएगा, तो उसकी पूरी लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये सिस्टम क्रिएट किया गया कि जुवेनाइल कोर्ट्स जो है वो अलग होंगी, और जुवेनाइल कोर्ट्स में किस तरीके से बच्चों के साथ हम बात कर सकते हैं ये बताया गया कि बच्चों को आप कभी भी कोर्ट्स में जब पेश करेंगे तो उन्हें हैंडकफ्स नहीं लगाए जाएंगे। उन्हें ये फील नहीं करवाया जाएगा कि वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जिसमें उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। जुवेनाइल्स को हमेशा जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो सीट पे बिठाएं, उनके साथ एक तरीके से प्यार से बात करें, और फिर उनसे ये सारी चीजें जो भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो ली जाएं। और कोशिश ये की जाए कि ड्यूरिंग ट्रायल भी अगर कमेटीज अपना रोल अदा करती हैं और फैमिलीज अपना रोल अदा करती हैं, विक्टिम की भी और ऑफेंडर की भी, क्योंकि इसके बीच में कमेटीज इन्वॉल्व होती हैं। वैसे हमारा प्रोसीजर क्या है कि जब कोई जुर्म होता है और किसी अक्यूज को अरेस्ट किया जाता है तो उसे कहाँ रखा जाता है? पीएस में रखा जाता है। 24 आवर्स तक के लिए आप रख सकते हैं। 24 आवर्स के बाद आप उन्हें पेश करते हैं कोर्ट में। तो वो कोर्ट का जो प्रोसीजर है, वहां जब हम कोई भी जुवेनाइल अरेस्ट होता है तो ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि वो उन कमेटीज को जिन्हें गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, या जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमेटी बनाई गई है, उसको कॉल की जाएगी। और वो कौन करेगा? जो थाने का जो एसएचओ होगा वो उन्हें कॉल करके बुलाएगा, और वहां से आपका मैटर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपका बाहर ही मैटर सॉल्व हो जाता है तो बच्चे को जेल ले जाने की या ऑफेंस के लिए उसे अरेस्ट करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। पहली बात आती है हैंडकफ्स। नंबर टू, हम बात करेंगे बेल्स पे, क्योंकि हमारे आगे भी टॉपिक्स हैं। छोटा सा एक्ट है, हम मैं सिर्फ आपको एक इसका पस मंजर बता रही हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात गिवन है, हमारे सीआरपीसी में भी ये बात गिवन है, हमारे पीपीसी में भी ये चीज दी हुई है, लेकिन वो ना इनफ नहीं था कि हम ये समझ सकें कि बेसिकली जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है वो है क्या। उसको प्रॉपरली कोर्ट्स बनाने के लिए, कमेटीज बनाने के लिए, उसके साथ किस तरीके से प्रोसीजर होगा, किस तरीके से उसे डील किया जाएगा, इन तमाम चीजों को हम पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में। मुशर्रफ साहब के दौर में जब उन्होंने ये ऑर्डिनेंस पास किया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीआरसी, जो चिल्ड्रन राइट्स कन्वेंशन हुआ बाय यूएनओ, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कन्वेंशन किया, और उन्होंने बताया कि हम दुनिया भर के बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम उनके राइट्स पे काम करेंगे। और इसी तरीके से फिर पाकिस्तान पे जब ये चीज लागू हुई, प्रेशराइज हुए, तो फिर मुशर्रफ साहब ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, क्योंकि उस टाइम पार्लियामेंट जो थी वो हमारी सेशन में नहीं थी, डिसॉल्व हो चुकी थी। तो आपके पास, जो हमारे पास जो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो ये है कि इमरजेंसी में, या तो अगर पार्लियामेंट आपकी सेशन में नहीं है, या अगर पार्लियामेंट आपकी जो है वो डिसॉल्व हो गई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है हमारी वो 365 डेज वर्क नहीं करती। इनके टोटल जो है साल में तकरीबन 3 सेशंस होते हैं, और बाकी के फिर ये काम नहीं करते। उन सेशंस में, उन प्रोसीजर्स से गुजरने के बाद ही कोई कानून अमल में आता है। इसीलिए वो ऑर्डिनेंस पास किया गया। अगर ऑर्डिनेंस पास हो जाए और उसमें पार्लियामेंट रेक्टिफाई ना करे तो क्या होगा कि वो कानून खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस की जो मयाद होती है वो 4 मंथ्स होती है। लेकिन उसको प्रोमलगेट करने के लिए हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक आप कोई कानून नहीं बनाते जुवेनाइल पर, तब तक बच्चों का जो कानून है, जो प्रोसीजर है, वो किस तरह चलेगा? जुवेनाइल ऑर्डिनेंस सिस्टम जो है हमारा, वो ऑर्डिनेंस 2000 के तहत ही चलेगा। लेकिन उसमें कुछ लैकिंग्स थी, इस वजह से इस कानून को बनाने की जरूरत थी। मैंने डिस्कस नहीं किया एक सेक्शन 497(1) सीआरपीसी। जो क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं उन्हें मालूम है कि जब भी हम बेल्स के लिए अप्लाई करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, तो हम करते हैं 497 में। 497 का जो आपका 1 क्लॉज है वो बताता है सीआरपीसी का कि वहां पे ये लिखा है कि जो अगर बच्चा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया गया है तो भी उसे बेल मिलनी चाहिए। लेकिन क्या बेल हर बच्चे को दी जाएगी? क्या हर बच्चा एट द टाइम ऑफ ऑफेंस तो वो जुवेनाइल था, लेकिन
अगर वो बच्चा रिहेबिलिटेशन में या इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि जेल्स में नहीं भेज सकते, रिहेबिलिटेशन है हमारी यहाँ पे जो बच्चों की है, अगर आप विजिट करेंगे जेल में तो उनके अलग से उनके लिए एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया है, हम उसे रिहेबिलिटेशन सेंटर ही कहें तो ज्यादा अच्छा है। वो बनाई गई है। वहां पर अगर आप बच्चों से मिलेंगे तो वहां पर उन्हें सिखाया भी जाता है, बहुत कुछ पढ़ाया भी जाता है। और अगर बच्चा बड़ा हो जाए, कोर्ट प्रोसीजर के दौरान ही जो उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अगर बच्चा बड़ा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ ऑफेंस उसकी एज अगर 13 ईयर्स थी, 12 ईयर्स थी, 14 ईयर्स थी, और अब प्रोसीडिंग ड्यूरिंग ट्रायल, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है बेसिकली आप जानते हैं कि वो काफी ज्यादा डेट्स मिलती हैं और टाइम बीइंग है वो एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। और अगर वो बच्चा अपनी 18 ईयर्स तक पहुंच जाता है तो क्या वो रिहेबिलिटेशन में रहेगा या उसे कहीं और ट्रांसफर या कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ये चीज भी हमें बताती है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 हमें बताता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के आपके मैं बता चुकी हूँ टोटल 25 सेक्शंस है। 25 में आपको बताया गया है कि वो रिपील किया गया था ऑर्डिनेंस, तो 24 सेक्शंस है। इसके अलावा ये होल पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। पूरे पाकिस्तान में यही आपका JJSA 2018 ही अमल दरामद किया जाएगा। जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी आपके जुवेनाइल के अरेस्ट से लेकर उसके ट्रायल तक जो प्रोसीजर होगा वो सारा जो है इसी सिस्टम के तहत चलेगा। CRPC में जो सेक्शंस थे, जैसे 29B था, 339 था, और अपना 497(1) क्लॉज इसके तहत चल रहा था, जो कि हमारा एक आम प्रोसीजर है, लेकिन बयान नहीं की गई। मैजिस्ट्रेट जो चलाएंगे उसे वो फर्स्ट क्लास के चलाएंगे, लेकिन स्पेशली एम्पावर्ड हो वो मैजिस्ट्रेट बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। डिफेक्टिव क्लॉज की वजह से जुवेनाइल सिस्टम का अ, जो ये एक्ट है हमारा अमल में आया कि बच्चे के ऊपर कोई भी डिफेक्टिव चीज, ऐसी डिफेक्टिव क्लास इफेक्ट उसे ना करे कि उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाए, वो सिविल सर्विस के एग्जाम्स ना दे सके। तो ये भी एग्जाम्प्ट किया गया कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो जाता है बच्चे से, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में वो सिविल सर्विस के एग्जाम्स नहीं दे सकता। वो सिविल सर्विस के एग्जाम्स में बैठेगा, वो अपनी लाइफ को उसकी पूरी खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये चंद चीजें थी जो कि हम जान रहे थे कि इंट्रोडक्शन क्या है, इसका पस मंजर क्या था, किस तरह से एक्ट आया। आगे इसके और भी सेक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी। मैम जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 11 है, हम्म। जिसमें क्लास 2 में मेंशन किया गया है कि क्लास 3 में सॉरी, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, मतलब वो काम नहीं करेगा किसी ऐसी फैक्ट्री वगैरह में। तो पाकिस्तान में तो ये मैम इस मतलब करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। ये तो ये आम है मतलब। चाइल्ड ये चाइल्ड लेबर में आ जी, जाता है, उसका चाइल्ड कानून। चाइल्ड लेबर की बात कर रहा हूँ मैं जी। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है कि कानून जो है हमारा, देखें अगर हम ये चीज देखें कि बच्चों के ऊपर अगर बात की जा रही है, उनकी साइकोलॉजी देखी जा रही है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, इवन कि बहुत छोटे छोटे भी मैंने देखे हैं, 8 साल के, 7 साल के, आपके वर्कशॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर है। तो उस पे कौन इम्प्लीमेंट करेगा? हमारी गवर्नमेंट करेगी, हम एक्शंस नहीं लेते। प्रॉब्लम हमारी ये है कि आप जुवेनाइल के लिए खड़े हो, आप एक्शन लें, आपके पास कानून मौजूद है, आपके पास चाइल्ड लेबर का कानून मौजूद है, आपके पास जुवेनाइल सिस्टम का बता दिया गया है, ये आपका पूरा क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करते हैं कि छोटे बच्चे काम करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात की गई है, तो वो चाइल्ड लेबर में आ जाती है चीज। तो आप चाइल्ड लेबर के थ्रू भी आप राब्ता कर सकते हैं कोर्ट से। आप उन्हें बता सकते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा है जो कि कानून में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हमारा अलमिया ये है कि कोई एक चीज कर रहा है तो वो कर रहा है, इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है, हमारा बच्चा तो वहां नहीं जाता। अगर बच्चों के साथ कुछ हरासमेंट हो रही है, कुछ अब्यूज हो रहा है, तो उसमें भी लोग नहीं बोलना पसंद करते। या तो वो अपनी एक ये समझ लें कि रेस्पेक्ट से डरते हैं कि एक छोटा बच्चा है, हम ये चीज अगर, अब मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, अब ये ऑनलाइन तो कहना मैं नहीं समझती कि गलत है, लेकिन कुछ हरासमेंट के, कुछ चाइल्ड अब्यूज के ऐसे केसेस आते हैं। मेरे पास एक मैटर आया था कि जहां पर बच्चे ने मर्डर कर दिया था, उस टाइम पर उसकी एज 13 ईयर्स थी, दो बच्चे थे 13 और 14 ईयर्स के। और उनका जो मैटर था वो किस तरह चला था, ऑर्डिनेंस के थ्रू चला था।
क्योंकि एक्ट हमारे पास उस टाइम मौजूद नहीं था। ये बात है तकरीबन 2015-16 की बात है। तो हम स्टेप लेंगे तो कुछ होगा। पाकिस्तान में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारे कानून है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तब तक नहीं होगी जब तक आप या हम उसके लिए आवाज नहीं उठाए। लेकिन मैम इसके साइड इफेक्ट्स भी तो है ना, अगर वो बच्चे फॉर एग्जांपल काम नहीं कर रहे तो उनका घर, वो घर जो है ना उन बच्चों से ही चल रहा होता है। यही तो मैंने ये भी आपको सवाल बताया, उठता है। फाइनेंशियल कंडीशंस होती है ना। जो मैंने आपसे पहले कहा कि एक बच्चा जुर्म क्यों करता है, उसके रीजंस होते हैं कुछ, वो कॉजेस क्या हैं। अगर आप लोग वो 15 कॉजेस लिखेंगे, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी, जी फाइनेंशियल कंडीशंस अगर किसी की खराब है तो बड़े क्या करते हैं। आप ये देखें ना, बार्गेनिंग अगर आप देखें, हमारे पास एक्ट मौजूद है ना इनके खिलाफ, बेगर्स के खिलाफ भी हमारे पास एक्ट मौजूद है, लेकिन क्या हम कोई भी स्टेप उस पर ले रहे हैं? आपके पास कानून सब मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है? इम्प्लीमेंट कब होगा? जब आप उस माफिया से लड़ेंगे। और हर चीज के एग्जैक्टली। पीछे एक माफिया होती है। अगर उस बच्चे के हालात घर के ठीक नहीं है, और उस बेसिस पर हम ये कहते हैं, तो क्या वो एग्जेम्प्ट किया गया है कानून में कि आप उस बच्चे से काम लें? अगर तो वो एग्जाम्शन नहीं है, तो यानी कि उसके बाप को काम करना चाहिए। बाप नशई है, नहीं पाल सकता। माँ घर से निकल नहीं सकती। कुछ माँ ऐसी हैं कि पर्दा नशीन, जैसे हमारे कानून में है कि अगर कोई पर्दा नशीन लेडी है तो उसको भी हम कोर्ट में नहीं बुला सकते। उसका एक प्रोसीजर है कि आप कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट लेनी है तो आप वो ले सकते हैं। वो आप तब करेंगे जब आपको कानून का इल्म होगा, और आप आगे बढ़ते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो होता है। फाइनेंशियल कंडीशंस देखें इस टाइम, मैं समझती हूँ कि हर किसी की खराब। एग्जैक्टली। कानून बता रहा है सिर्फ आपको एक चीज, कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। लेकिन चाइल्ड लेबर, क्या वो इस जमरे में आता है? जस्टिस सिस्टम एक्ट में तो वो नहीं आता। दिस इज अ लेबर लॉ। लेबर में जो एग्जाम्पशंस आपको दी गई हैं वो देख लें। अगर तो वो अपने रीजंस बयान करते हैं कि बच्चे का बाप नहीं है या पालने वाला कोई नहीं है, बच्चा, ऐसे भी बच्चे हैं जो तनहा है, अकेले हैं, तो उनके लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं? हमारे पास उसके लिए भी इंस्टीट्यूशंस हैं कि आप बच्चों को वहां पर उनको ट्रीट करें, उनको खाना पानी सब दें। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये आपकी और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये हमारे स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर हमारी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी स्टेट ने ली है, तो हमारी स्टेट ही एग्जैक्टली। हमें प्रोटेक्ट करेगी। और स्टेट ने अगर कहा है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इट मीन्स कि एवरी पर्सन, क्या वो सबको प्रोटेक्ट कर रहा है फिर? इसका मतलब वो ऑफेंडर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है फिर? ऐसा नहीं है, फिर वहां पे एग्जाम्पशंस आ जाते हैं। फाइन। आपने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत अगर और भी पूछना है, क्योंकि मेरे आगे लेक्चर्स हैं जिसे मैं आहिस्ता आहिस्ता डिफाइन करती जाऊंगी तो आपको अच्छा। समझ आएगा। अच्छा मैम, एक और सवाल है कि जो सीआरसी है वो पाकिस्तानी कोर्ट पे बाइंडिंग है या नहीं? देखिए, ये एक कन्वेंशन था बाय द यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक था कन्वेंशन, जो कि स्टार्ट हुआ। ये हिस्ट्री बताई थी मैंने आपको कि ये हिस्ट्री है। जी। सबसे पहले क्या किया यूएनओ ने? सीआरसी कन्वेंशन, यानी कि चाइल्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनके राइट्स पे काम किया जाए। हम वुमेन राइट पे काम करते हैं, हम मेल राइट्स पे भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उस पर भी काम नहीं करते, क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन बच्चों के लिए अभी तक कोई ऐसा कानून बना नहीं है। जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 और 35 है, क्लॉज 3 है, तो उसमें तो ये बताया गया कि लॉ बनाए बच्चों के हवाले से, लेकिन ऐसा कोई बना नहीं था। फिर आपका हम्म। सीआरपीसी के तहत जो है, आप 29 बी हो गया, 399 हो गया, 497 1 हो गया, आप उसके तहत लेकर चल रहे हैं। एक स्पेशल लॉ बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करवाने में, क्योंकि जनरल लॉ तो है। जब भी स्पेशल लॉ आता है, जैसे फैमिली लॉ हमारा स्पेशल लॉ है, एग्जैक्टली। स्पेशल लॉ जहाँ जहां भी आता है वो सुपरसीड करता है हमेशा जनरल लॉ को। इसीलिए एक स्पेशल लॉ तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि हमारा JJSO, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 में के तहत जो उसकी शक्ल थी हमारी, वो उस सेंस में हमारे पास आया। लेकिन उसे रिपील किया 2005 में, यानी कि 5 साल बाद वो रिपील कर दिया गया। और फिर हमारे पास एक न्यू कानून आया 2018। अगर इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो भी कर सकते हैं। और वो कौन करेगा? वो लेजिस्लेचर करेगी। पार्लियामेंट। जी।
थैंक यू मैम, थैंक यू। You're welcome. If any question you have, you want to ask, you can ask. क्योंकि मैंने सोचा कि एकदम से अगर सारे सेक्शंस आपको पढ़ा दिए जाएंगे, बता दिया जाएगा, तो इतना आपका जो माइंड है वो इस तरह से काम नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि पहले हम इंट्रोडक्शन देखें। अब आपको इसका पस मंजर पता चल गया है कि सबसे पहले सीआरसी हुई, उसके बाद हमारा 2000 आया। 2000 में हमारा ऑर्डिनेंस था, वो एक्ट नहीं था। ऑर्डिनेंस कन्वर्ट हो गया हमारा एक्ट में, वो हुआ 2018 में। किस तरीके से ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या फर्क है ये भी आपको पता लग गया। तो इस तरीके से जुवेनाइल की जो एज है वो भी आपको बता दी गई, क्योंकि पीपीसी ने आपको कंफ्यूज किया, सीआरपीसी ने आपको कंफ्यूज किया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इट, नो प्रॉब्लम। नो मैम, नो क्वेश्चन। ओके। आप आगे कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच। सो इसको एंड करते हैं फिर। और थैंक यू सो मच। आहिस्ता आहिस्ता मैं जिस तरह से सेक्शंस इसके बताती चली जाऊंगी। आज हमारा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन आपको मालूम हो गया है, थोड़ा इसको और रिपीट कीजिएगा, सुनिएगा। और अगर आप लोगों ने लिखा है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती, तो हम उसे नोट डाउन करते रहते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से कमेटीज बनती हैं, कौन सी कोर्ट्स होती हैं, बेल मिलती है या नहीं मिलती, किस हालात में आपको बेल्स मिल सकती हैं जुवेनाइल में, किस तरीके से उन्हें डील किया जाता है, हम सब आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे तो आपको जुवेनाइल सिस्टम पूरा समझ आ जाएगा एक्ट। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी इस पर वर्क करें, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ही हमारे मुल्क के जो हैं आगे चल के अ, हमारे, उन्होंने मुल्क को चलाना है। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता समझते रहेंगे इंशाल्लाह आगे तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।